नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो पे हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट करने वाले हैं। बौद्ध धर्म आज ही की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी लोग आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग आज के इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक्सप्लेनेशन ज़रूर नोट करें, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपके आने वाले कई जो चैप्टर्स हैं उनकी लिंक स्टार्ट होगी, क्योंकि हम लोग आज बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म से आपका गुप्त आएगा, मौर्य आएगा, कनिष्क, कुषाण वंश, कई सारे वंश की नींव स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ें। दूसरी चीज, आर की प्रिपरेशन में हिंदी का बहुत ही अच्छा रोल है। तो हिंदी का जो विलोम शब्द है उसका संपूर्ण एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो जरूर देखिए। उसमें कुछ नहीं, केवल और केवल 30 से 40 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो विलोम शब्द में 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से 6 वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी और 6 टॉपिक आने आ रहे हैं में हिंदी के, ठीक है। तो खैर चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अपने को प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। ठीक, तो देखिए क्या पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी में। ये बीसी है या ईसा पूर्व, कुछ भी कह लो। आप समझो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। कहां पे हुआ जन्म, जन्म कहां हुआ। पहली चीज तो ये हुआ आपका कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, कपिल वस्तु लुम्बिनी ये रट लेते हैं, लेकिन आपसे कई क्वेश्चन है दोनों आ जाता है, कपिल वस्तु भी आ जाता है, लुम्बिनी भी आ जाता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कपिल वस्तु है कि लुम्बिनी है। अच्छे से याद रखना है, अगर दोनों ऑप्शन में आता है तो लुम्बिनी आपको लगाना है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी क्या था, गांव था एक, ठीक है। कब होता है, 563 ईसा पूर्व में होता है। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां से कई सारे अभिलेख आपको पढ़ने पड़ेंगे। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि भैया गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ। तो एक अभिलेख आपको अच्छे से याद रखना है, रुम्यदई अभिलेख। यह अभिलेख किसका है, यह अभिलेख है भैया अशोक का, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक किस वंश के, मौर्य वंश के। अब यहां से कई सारे क्वेश्चन बन गए। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु लुम्बिनी में होता है, यह किस शासक के अभिलेख से पता चलता है, अशोक, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, 563 बीसी में होता है, कपिल वस्तु लुम्बिनी में होता है। अभिलेख, लुम्बिनी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, किसका है, अशोक का है, अशोक मौर्य वंश के हैं, ठीक। तो यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन, आगे आने वाले क्वेश्चन में बताते चलेंगे। अगला देखेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण मतलब गौतम बुद्ध के जीवन में जो भी घटनाएं हुई उसमें किसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो देखो, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गृह त्याग किया, घर छोड़ दिया। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को, ठीक है ना। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा था। क्यों त्यागा था, क्योंकि इन्होंने कई सारे 4 लोगों को देखा था। एक जर्जर व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, और एक देखा था मृत्यु शव यात्रा, और एक सन्यासी। जब सन्यासी देखा कि यार सन्यासी बहुत खुश है, मैं सन्यास ही धारण करूंगा, तो इस वजह से 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गृह त्याग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। अच्छा क्वेश्चन। अब वो ये नहीं पूछता कि माँ का नाम बताओ, पिता का नाम बताओ, माँ किस वंश की थी, पिता किस वंश के थे, ऐसे पूछता है। तो देखिए, अगर मैं पिता की बात करूं तो पिता का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम है महामाया। जो शुद्धोधन है वो शाक्यगढ़ के राजा हैं, शाक्यगढ़ के राजा हैं। और माता किस वंश की है, तो कोलीय वंश की, कोलीय वंश की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया, माता किस वंश की, कोली वंश की। जब ये 7वें दिन थे, 8वें दिन थे, तो उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और इनका जो लालन पालन पोषण है
वो कौन करता है, इनकी मौसी करती है। वैसे भी मौसी को द्वितीय माँ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मौसी करती है, मौसी का नाम क्या है, प्रजापति गौतमी, ठीक है ना। मौसी आगे आएंगी जब हम लोग बौद्ध संघ की स्थापना करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। अब देखिए जैसा मैं बता रहा था, क्वेश्चन आपसे आ गया है कि कपिलवस्तु में हुआ कि लुम्बिनी में हुआ, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लग रहा होगा कि लुम्बिनी लगा होगी, क्योंकि कपिलवस्तु की लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। अभिलेख कौन सा, मैं बता चुका, रुमिनदेई अभिलेख। किसका है, अशोक का है। अशोक किस वंश के, मौर्य वंश के। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो गया, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन है, कई बार घुमा के कई बार पूछा जाता है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है अच्छे से डिटेल में पढ़ना है कि वो वहां से आपका जिस टाइप से क्वेश्चन आ जाए आप लोग सही कर पाओ, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखा, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछा गया है। तो हमें अच्छे से पता है भैया रुमिनदेई अभिलेख है, अशोक का है, मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अशोक। निकला, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ। परिनिर्वाण, परिनिर्वाण का मतलब मृत्यु, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है, ये होती है कुशीनगर में। किसकी राजधानी है, मल्ल। मल्ल 16 महाजनपद में एक है, तो मल्ल 16 महाजनपद का एक है मल्ल, तो उसकी राजधानी क्या है, कुशीनगर। यहाँ पे उनकी मृत्यु होती है और यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। किसे दिया, सुबध। सुबध नाम का एक व्यक्ति था, इसे ही अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। अगला देखेंगे, गौतम बुद्ध का परिनिब्बाण जिस राज्य में हुआ था वह है। परिनिब्बाण आ जाए, परिनिर्वाण आ जाए, बिल्कुल सेम है, दोनों का मतलब क्या है, मृत्यु। तो मृत्यु कहाँ हुई गौतम बुद्ध की, हमें अच्छे से पता है, कुशीनगर में हुई। कुशीनगर में हुई मृत्यु हुई, तो इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ये वही चीज है, ठीक है ना। अब कुशीनगर ऑप्शन में है नहीं, तो भैया कुशीनगर किसकी राजधानी है, मैंने अभी बताया मल्ल। मल्ल 16 महाजनपद में एक है, तो इसी की राजधानी क्या है, कुशीनगर। यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, तो महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ होता है, मृत्यु कुशीनगर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुशीनगर, क्योंकि जहां महापरिनिर्वाण होगा वहीं मंदिर बनेगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध के जीवन से मतलब हमें 4 जनपदों के नाम दिए हैं, पूछा गया है बुद्ध के जीवन से संबंधित था कौन सा। तो देखो, कौशल की अगर बात करें, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, और हमें अच्छे से पता है कि गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश क्या दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, वो दिए हैं श्रावस्ती में, ठीक है ना, श्रावस्ती में दिए हैं। और अगर हम बात करें मगध, तो मगध में कौन है, मगध में है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शासक है, तो मगध में है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजवैद्य जीवक, क्या राजवैद्य, वैद्य का नाम था जीवक, इनको भेजा था गौतम बुद्ध की तबीयत के लिए, तबीयत सुधारने के लिए। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के थे, मगध के थे, तो इनडायरेक्टली संबंध किससे हो गया, मगध से भी हो गया। तो ऑप्शन सी और डी। अवंती की बात करें तो अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन है, और उज्जैन से इनका कोई संबंध नहीं रहा। गांधार, तक्षशिला, कोई संबंध नहीं रहा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी और डी, मतलब तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था। रूपांतरित, रूपांतरित मतलब बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, ये पूछा गया है। अंतिम उपदेश किसे दिया ना, पूछा गया है ना, अंतिम था, अंतिम कौन था, तो मैंने बताया सुबध, सुबध था। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया, कुशीनगर में दिया, और इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई,
ठीक है ना, RAR में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु। तो याद रखना है, वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में, ठीक है ना। अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। और वर्षा के दौरान, वर्षा काल के दौरान गौतम बुद्ध कभी भी उपदेश नहीं देते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कथन में क्वेश्चन आ सकता है। वर्षा ऋतु के दौरान उपदेश नहीं देते थे, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी अंतिम। अगला देखेंगे, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में सबको पता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बीपीएससी में 2022 में आया हुआ है, ठीक है ना। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा कहानी की बात करूं, गौतम बुद्ध ने जब 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागा, तो क्या ये डायरेक्ट बोध गया चले गए? कोई बीच में कठिनाई नहीं आई? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कई रास्ते होकर गए, कई लोगों से मिलते हुए गए। तो सबसे पहले मैं ओरली बता रहा हूँ, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले ये गए अनोमा नदी, अनोमा नदी के किनारे, ठीक है ना। अनोमा नदी के किनारे सबसे पहले क्यों गए? यहाँ पे इन्होंने अपने वस्त्र त्यागे और कसाय वस्त्र धारण किए। कसाय वस्त्र, कसाय वस्त्र मतलब जो सन्यासी लोगों का जो वस्त्र होता है, भगवा कह सकते हैं, है ना। तो कसाय वस्त्र सबसे पहले धारण किए। उसके बाद ये वैशाली गए, वैशाली गए। वैशाली में इन्होंने सबसे पहले मुलाकात की अलार कलाम से, और अलार कलाम से इन्होंने शाक्त दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। किसकी शिक्षा? शाक्त दर्शन। तो आपसे पूछा जाता है कि शाक्त दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध को किसने दी? अलार कलाम को दी। और क्या पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, ठीक है ना। तो बुद्ध के क्या थे? एक गुरु थे, बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। तो अलार कलाम ने इनको शाक्त दर्शन की शिक्षा दी थी वैशाली में। उसके बाद ये राजगृह गए, वैशाली के बाद कहाँ गए? राजगृह गए। राजगृह में इनकी मुलाकात होती है उदक पिंडक, उदक पिंडक नाम के एक व्यक्ति थे, उनसे इन्होंने योगाचार की शिक्षा प्राप्त की, योग की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है ना। उसके बाद ये उरुवेला गए, उरुवेला में शुरम घाटी 5 ब्राह्मणों से मिले और 5 ब्राह्मणों से मिलने के बाद वहां से इन्होंने ज्ञान प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, अनोमा नदी, फिर वैशाली, फिर राजगृह, फिर उरुवेला। हिसाब से क्रम आपको याद रखना है, कभी कभी क्रम में पूछ लेता है। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? अभी धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? बोध गया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि को निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? तथागत। गौतम बुद्ध को तथागत कहा गया, या गौतम बुद्ध तथागत कहलाए, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध तथागत कहलाए। जब ये इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? उपदेश दिया। कहाँ दिया? सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कुल 6 लोगों को दिया, ठीक है ना। आगे बताऊंगा कौन कौन है। कुल 6 लोगों को दिया। तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसी घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। कहाँ दिया उपदेश भैया? सारनाथ में दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही, ठीक। रिलेट करके आप लोग पढ़ोगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला, सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। सी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो जाहिर सी बात है सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन,
ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है क्या है? तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? हम लोगों ने अच्छे पढ़ा है कि जो पहला उपदेश दिया वही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। तो सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश ही क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब देखो यहाँ क्या पूछा है? सर्वाधिक उपदेश। हमने बताया कि अगर पहला उपदेश पूछा जाए तो आप क्या करोगे? सारनाथ करोगे। लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है तो जैसे ही आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ दिया, वैसे ही आप करोगे श्रावस्ती, ऑप्शन बी। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, किसको दिया? तो कुल 6 लोगों को दिया। कौन कहे 6 लोग? 5 ब्राह्मण हैं। कौन कौन? कौंडिल्य, बप्पा, भद्दीय, असागीय, महानमा। ये 5 जो है ब्राह्मण है जो उनके साथ ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, गौतम बुद्ध को मिली। ठीक, ये 5 ब्राह्मण है। छठवा कौन है? छठवा है एक श्रेष्ठी। श्रेष्ठी मतलब एक व्यापारी, उसका नाम था यश। तो इन 6 लोगों को पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, अगला देखेंगे, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? कौशाम्बी एक महाजनपद है, 16 महाजनपदों में एक कौशाम्बी भी है। कौशाम्बी में राज किसका था? उदयन का। तो ऑप्शन बी उदयन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। अब देखो यहां से क्या है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कब होती है मृत्यु? 563 में इनका जन्म होता है, 483 बीसी में मृत्यु होती है। कहां पर? कुशीनगर में। जब मृत्यु होती है तो 4 संगीति सभाएं होती हैं इनके मृत्यु के बाद, 4 बौद्ध संगीति सभाएं। ठीक है ना, तो मैं चारों यहां पर बताना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो डेट पहले बता दो। पहली होती है 483 बीसी में, दूसरी होती है 383 बीसी में, सॉरी दूसरी होती है, तीसरी होती है आपकी 251 या 255 बीसी में। ठीक है ना, दोनों डेटें मिलती हैं। चौथी होती है प्रथम शताब्दी में। कहाँ होती है जगह? तो ये होती है आपकी पहली वाली राजगृह, राजगृह और सप्तपर्णी गुफा, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में होती है। ठीक है ना, दूसरी कहाँ होती है? वैशाली में। तीसरी कहाँ होती है? पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ होती है? कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में। पहले में शासन किसका है? देखो यहाँ पे हमसे अध्यक्षता पूछा है, लेकिन पहले शासन समझो, शासन किसका है? तो पहला है आपका अजात शत्रु, अजात शत्रु का शासन है। दूसरे में कालाशोक, कालाशोक का शासन है। तीसरे में पाटलिपुत्र अशोक का शासन है, और चौथे में कनिष्क का शासन है। ठीक है, ये शासक है, राजा है। अब अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो पहले वाले में जो पहली पूछी गई है, तो पहले वाले में अध्यक्षता कर रहे हैं महाकश्यप, ऑप्शन ए। ठीक है ना, महाकश्यप अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर शासन पूछता यहीं पे, अगर अध्यक्षता के तरीके हमसे पूछ लेता शासन किसका था, तो हम करते ऑप्शन सी अजातशत्रु का। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरे वाले में शाबरमेर, तीसरे वाले में मोगलीपुत्र तिस अध्यक्षता कर रहे हैं, चौथे में वसुमित्र अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। 22 में आया हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? क्या पूछा गया है? संचालन, संचालन मतलब अध्यक्षता, किसने? महाकश्यप ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहली जो बौद्ध सभा थी वो राजगृह में आयोजित हुई थी। कहां पर? सप्तपर्णी गुफा, और डिटेलिंग जाता है तो सप्तपर्णी गुफा। और आपको चारों बौद्ध संगीति अच्छे से पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला,
सप्तपर्णी गुफा स्थित है। देखिए आ चुका, आर्य में आया। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है, राजगृह में ही भैया है। और यहीं पर क्या हुई थी, पहली बौद्ध संगीति सभा। ठीक, अगला भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। अब देखो, कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा, कौन सी, चौथी। मैंने आपको कराया टेबल, उसमें क्या है, चौथे नंबर की प्रथम शताब्दी में किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में होती है। और इस पे अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होते हैं वशुमित्र। और एक चीज, चारों बौद्ध संगीति सभा में जो चौथी वाली है, जो ये कनिष्क कश्मीर का कुंडलवन चौथी वाली है, इसमें पहली बार उपाध्यक्ष का पद बनाया गया। और उपाध्यक्ष पहली बार कौन बना, अश्वघोष। अभी तक उपाध्यक्ष कोई नहीं था तीनों में, लेकिन चौथे वाले में उपाध्यक्ष बनाया गया, कौन है, अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, महायान। देखो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, एक है हीनयान और एक है महायान। तो महायान का प्रवर्तन पूछा है तो ये कनिष्क से संबंधित है, कनिष्क ने महायान अच्छे से अपनाया था, उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, अगला कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो चौथी है, इसका मतलब कश्मीर के कुंडलवन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क, चौथी कहाँ हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, आर्य में आ चुका है। ठीक है, अगला इनमें से किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, कनिष्क। एक ही क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग ज्यादा पढ़ें, कट ऑफ आराम से हो जाएगा। अगला निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है और आईएएस में आया हुआ है। तो देखो मैंने आपको बताया कि उपयुक्त में कौन सी विशेषताएं या विशेषता महायान बौद्ध मत की है, महायान। अब समझो, हीनयान महायान दो भागों में बट गया बौद्ध धर्म। हीनयान की जो क्या था, हीनयान बेसिक कंसेप्ट हीनयान का ये था कि भैया बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं हम उनको मानते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, लेकिन हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। लेकिन महायान में क्या हुआ, महायान में बोला भैया उपदेशों को भी मानेंगे, मूर्ति पूजा भी करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे और धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, बौद्ध धर्म के सभी कुछ करेंगे महायान में। बुद्ध के देवात्म आरोपण की भी व्यवस्था करेंगे, उनके संकलन करेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बोधिसत्व के पथ पर चलेंगे, मतलब गौतम बुद्ध के पथ पर चलेंगे, बिल्कुल सही है। मूर्ति उपासना का अनुष्ठान करेंगे, बिल्कुल सही। महायान ये तो कह रहा था अनुष्ठान भी करेंगे, हीनयान नहीं कह रहा था। हीनयान कह रहा था भैया हम केवल चलेंगे, बाकी मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे। लेकिन महायान पूछा गया है सब करेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोड से ज्ञात करें। मतलब 4 बौद्ध संगीति सभा हुई, क्रम में लगाना है, पहले कौन हुई, दूसरे, तीसरी, चौथी। हमें सबसे अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले हुई थी भैया राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कश्मीर में। तो राजगृह दूसरा पहला हो जाएगा, उसके बाद वैशाली 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगला द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, दूसरी वैशाली में हुआ था। ठीक, शासन किसका था, कालाशोक था, और अध्यक्षता कौन कर रहा था, चाबरमल। ठीक, नेक्स्ट तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई, पाटलिपुत्र। शासन कौन, अशोक, और अध्यक्षता कौन कर रहा था, मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई,
राजगिरी या राजगृह या राजगीर, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। ऑप्शन बी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? आप समझो यहां पे क्या पूछा गया है, मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। आप समझो किस घटना को। तो मैंने आपको बताया था कि एक सारनाथ है, सारनाथ में क्या हुआ, सारनाथ में भैया इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, 6 लोगों को दिया। प्रथम उपदेश मृगदाव वन, सारनाथ में ही। भाई सारनाथ में वैसा तो है नहीं, सारनाथ में बिल्कुल दिया बीचों बीच, शहर के बीचों बीच, ऐसा नहीं। सारनाथ में कौन सी जगह पर, तो मृगदाव एक वन था, एक जंगल था, यहां पर इन्होंने शांति से बैठकर उपदेश दिया था, मृगदाव वन। अब पूछा क्या है, मृग सहित चक्र, तो क्या हो गया, मृगदाव वन मतलब सारनाथ मतलब प्रथम उपदेश, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया था जहां, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित? तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि को। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए बोध गया। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित? बुद्ध के जो उपदेश है, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता, आपका जो मन है, आपका आचरण है, आपके विचार हैं वो शुद्ध रहे, पवित्र रहे अपने कर्मों के प्रति, तो इसलिए उन्होंने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी, सारनाथ में हुई थी बौद्ध संघ की स्थापना, और संघ प्रमुख होना चाहता था वो था देवदत्त। ठीक है ना, ऑप्शन है, संघ प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त होना चाहता था, नाम याद रखना है। अगला, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया? बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए मतलब बौद्ध संघ के हेड बनाने के लिए, जैसा पीछे हम लोगों ने देखा देवदत्त होना चाहता था लेकिन हुआ नहीं। अब पूछा गया है किसे नामित किया था, तो अच्छे से याद रखना है कि बौद्ध संघ में देवदत्त तो बनना चाहता था लेकिन किसे नामित किया, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे नामित किया, सही नाम क्या है, सही उत्तर है किसी को नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। बौद्ध संघ में कई लोग होना चाहते थे लेकिन गौतम बुद्ध का कहना था कि हमारे बाद बौद्ध संघ में केवल जो हमारे उपदेश है वही चलेंगे, वही हर जगह फैलेंगे, बाकी कोई अधिकारी नहीं बनेगा, अधिकारी बनकर नहीं घूमेगा बौद्ध संघ। तो किसी को बौद्ध संघ का नेतृत्व नहीं संभालने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। देखो बौद्ध संघ हमें पता है कि सारनाथ में स्थापना हुई पहली बार। ठीक है ना, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई, लेकिन पूछा गया है कि भाई पहली बार महिलाओं को प्रवेश कहाँ दिया गया, तो महिलाओं को प्रवेश दिया गया वैशाली में। बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, कई लोग ये पढ़ लेते हैं बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई, तो हर सबको जो सम्मिलित किया गया, अनुमति दी गई प्रवेश की, वो सारनाथ में दी गई, गलत। केवल और केवल पुरुषों को सारनाथ में था, महिलाओं को जैसे महिलाओं की एंट्री पास हुई कहाँ हुई, वैशाली। ठीक है ना। और पहली महिला जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी वो थी प्रजापति गौतम, उनकी मौसी। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही त्रिपिटक है। त्रिपिटक कौन कौन से? एक है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सारे पिटकों के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सुत्त पिटक और विनय पिटक। जो द्वितीय बौद्ध संगीति सभा होती है वैशाली में, सॉरी, जो प्रथम बौद्ध संगीति सभा होती है राजगृह,
तो जब प्रथम बौद्ध संगीति सभा के बाद शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना होती, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति सभा होती है पाटलिपुत्र में, उसके बाद अभिधम्म पिटक की रचना होती। कौन कौन करता है? शुद्ध पिटक की रचना किसने की? आनंद। विनय पिटक की उपाली, ये दोनों उनके बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। और अभिधम्म पिटक की मोगलीपुत्र तिस। ये कौन है? जो तीसरी जो बौद्ध संगीत सभा होती है पाटलिपुत्र में, तो अशोक शासन है, अध्यक्षता कौन कर रहा है? मोगलीपुत्र तिस। तो इन्होंने क्या की है? रचना की अभिधम्म पिटक की। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन शुद्ध पिटक में है, और बौद्धों का जो इंसाइक्लोपीडिया है उसे शुद्ध पिटक को ही कहा जाता है। विनय पिटक, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, और अभिधम्म पिटक में बौद्धों के गौतम बुद्ध के जो दर्शनों का उल्लेख है वो अभिधम्म पिटक में, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित? हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, त्रिपिटक गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्धों की। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किसमें था? विनय पिटक में था। तो ऑप्शन बी। रचना किसने की? उपाली। उपाली कौन है? गौतम बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य है, ठीक है। अगला, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन, प्रवचन मतलब उनके उपदेश किसमें है? शुद्ध पिटक में, ऑप्शन डी। रचना किसने की? आनंद ने। ये आनंद कौन है? उनके प्रिय शिष्य हैं, दोनों प्रिय, आनंद और उपाली दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न कौन कौन से हैं? याद रखना है, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो है वो बोध गया में स्थित है। ये जापानियों द्वारा बनाई गई थी, जापान द्वारा बनाई गई थी, और इसको बनाने में 7 साल का समय लगा था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप, स्तूप शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, मैंने आपको जब वैदिक काल पढ़ाया है तो ऋग्वेद चारों वेदों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मतलब गौतम बुद्ध, ये 4 नगर दिए हुए हैं, गौतम बुद्ध कहाँ से संबंधित थे और कहाँ से नहीं थे ये बताना है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया तो ये तो बिल्कुल है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी संबंधित है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, ये भी संबंधित है। सांची से उनका कोई संबंध नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? मतलब संसार अस्थिर है और क्षणिक है, ये मत किसका है? बौद्धों का है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये मत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, या इसी को इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद बुद्ध ने, मतलब जीवन क्षणिक है, अस्थिर है, वही है ना क्षणिकवाद, गौतम बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट, सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित। एडविन अर्नॉल्ड, ये आपको पहले नाम याद रखना है, एडविन अर्नॉल्ड। लाइट ऑफ एशिया इनकी पुस्तक है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को कहा गया है, लेकिन किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ललित विस्तार पर आधारित है, याद रखना है। अगला,
भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ, ठीक है ना, भूमि स्पर्श पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन डी गुप्त का। अगर यही पूछता खड़ी प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा किससे संबंधित है, खड़ी प्रतिमा कैसे बनाई गई, तो हम करते कनिष्क या कुषाण वंश, ठीक है ना। लेकिन क्या पूछा गया है, भूमि स्पर्श, तो क्या है, गुप्त वंश। नेक्स्ट बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, देखो खड़ी प्रतिमा आ गई, हमने कहा कनिष्क मतलब कुषाण वंश, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी थी। हीनयान महायान, महायान में मूर्ति पूजा की गई थी, हीनयान में नहीं की गई थी। हीनयान में केवल केवल उनके उपदेशों को माना गया था, ठीक है। अगला, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो केवल बुद्ध की थी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, मतलब गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क। अब कनिष्क किस वंश से है, तो कुषाण वंश से है, ठीक है। अगला, सारनाथ की मूर्ति स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। भूमि स्पर्श हम लोगों ने अभी देखा, भूमि स्पर्श किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। अब यहां से क्वेश्चन अच्छा है, मतलब बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, जिनका एक भी बौद्ध धर्म से संबंध नहीं रहा, वो बताना है। देखो कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा में शासन रहा, आयोजन करवाया, ये तो बिल्कुल है। अशोक तृतीय बौद्ध संगीति सभा में, बिल्कुल है। हर्षवर्धन, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है ना, तो ये भी है। पुष्यमित्र शुंग का कोई योगदान नहीं है, ठीक है ना, योगदान नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या की 185 बीसी में, और किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अब पुष्यमित्र शुंग, एक चीज याद रखनी है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म से तो कोई संबंध नहीं रखा, लेकिन जो यवन शासक थे उससे, हिंद यवन शासक थे उससे भारत की रक्षा की थी, ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, पूर्ण में सही उत्तर चुने। कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण उस घटना को कहा जाता है। तो कुशीनगर किसकी राजधानी है, मल्ल गणराज्य की राजधानी है, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। कारण है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कुशीनगर में हुई, इसी वजह से कुशीनगर मल्ल की राजधानी है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, राजधानी है वो अलग मैटर है, वहां मृत्यु ही वो अलग चीज है। दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल सही, दोनों सही है, लेकिन कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र रूप में सही है, ठीक है। इसी टाइप से आर ओ में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, बस यही आपको लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में कौन से सही सुमेलित है। देखो लोथल, लोथल क्या है, लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो भोगवा नदी के किनारे है, जो गुजरात में है। और यहाँ पे क्या है, प्राचीन गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा चुका हूँ, ना पढ़ा हो तो अच्छे से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, मतलब बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, मतलब नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय जहां बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल सही है। राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ, बिल्कुल गलत, राजगृह में नहीं है। तो पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो भारतीय बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन को चीन भेजा गया था। तो नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, शून्यता का सिद्धांत दिया, और मैं यहां लिख देता हूं माध्यमिक सूत्र
की रचना भी की थी। माध्यमिक सूत्र की रचना किसकी है? नागार्जुन की है। शून्यवाद के सिद्धांत नागार्जुन ने दिया। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम। देखो, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? शून्यता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। ठीक है, नेक्स्ट, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक, मैंने बताया आपको नागार्जुन की रचना क्या है? माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र की रचना की है तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। ठीक है ना, इससे आपको रिलेट करके पढ़ना अच्छे से, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। कुछ थे जैसे नालंदा भी है, नालंदा भी था लेकिन ऑप्शन में नहीं है। विक्रमशिला, ठीक है ना, विक्रमशिला कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है ना, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। विक्रमशिला आपका बिहार में है, क्षमा चाहता हूँ, बिहार में है। बिहार में आपका नालंदा भी है और विक्रमशिला आपका भागलपुर में। ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हुई, गुजरात नहीं है, गुजरात में आपका वल्लभी है। ठीक है, नेक्स्ट, वल्लभी गुजरात में है, आरे आरे में आया हुआ है। ठीक है, अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब? गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में भी कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। गुप्त वंश के कुमार गुप्त में भी कुमार गुप्त प्रथम अगर आ जाए तो टिक करना है। ठीक है, अगला, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही साथी था और मोहम्मद गौरी का शिष्य, या गुलाम, गुलाम कहते हैं ना, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, सही क्रम लगाइए। तो आर्य सत्य कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा? सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख, दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब होता है दुख का कारण, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख निरोध का मार्ग। तो ये पहले आएगा, पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। तो ए डी बी सी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। बिल्कुल क्रम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन क्या? पुनर्जन्म नहीं होता है। अच्छा, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो देखो, पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बौद्ध धर्म नहीं है। ठीक है ना, पुनर्जन्म, अगर मैं पुनर्जन्म की बात करता हूं तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बात किसमें कही गई है? जातक कथाओं में। अच्छे से याद रखना है, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बात जातक कथाओं में कही गई है, मतलब पुनर्जन्म होता है ऐसा मानते थे। तो ये आपका सही है। आत्मा की सत्ता को नहीं मानते थे, ये आपका गलत है। तो ए आपका सही है, सॉरी ए आपका गलत है, ये सही है आपका। पुनर्जन्म नहीं होता है ना, तो ये गलत है। पुनर्जन्म होता है, क्यों? क्योंकि जातक कथाओं में लिखा हुआ है। तो ए आपका गलत है। तो दोनों सही है, दोनों नहीं सही, दोनों सही, दोनों नहीं सही। ए सही है, बिल्कुल नहीं, ए गलत। हमें आर नहीं भी पता है तो भी हम आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, आर नहीं भी पता है तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला, तो अगला कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अब आपको बौद्ध धर्म में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बौद्ध धर्म में जितना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आने वाले समय में और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।